वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग हैं। तो लेकर आ गए हैं फरवरी 2024 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो आई होप बाकी वीडियोस आपने देख ली होंगे, आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो ऐसे ही शेयर करते रहिएगा और दोस्तों के साथ, और कुछ भी रिकमेंडेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। मोटिव यही है कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन पेपर पूरे का पूरा डिस्कस कर दिया जाए। तो 1.25 घंटे के आसपास ही सारे पेपर ही डिस्कस हो रहे हैं, तो ये भी उसी के आसपास ही टाइमलाइन में जरूर जाएगा। तो पूरा पेपर देखिए, काफी सारी चीजें रिपीटेड हैं, आपको पता लगेगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो 3d3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो नंबर ऑफ n पेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर वैल्यू डाले √3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज √15, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.873 बोर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट की बात करें लिंकेज प्रेजेंट इन लैक्टोज। तो लैक्टोज में हमारे पास जो लिंकेज प्रेजेंट होता है दैट इज β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज देखने को मिलता है। तो दोनों बीटा हैं, तो बॉन्ड्स भी कौन से होंगे, बीटा। देन वी हैव टू राइट द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई, रिडक्शन करानी है। यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कोहल देखिए, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, ये नहीं आनी, ये बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलें। पीएच बतानी है हमारे पास 10⁻³ मोलर HCl सोल्यूशन की। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस, क्या आएगा, सिंपल 3 आ जाएगी, देखते ही बता देंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। क्या कॉम्प्लेक्स है, सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्ट नाइट्रो कोबाल्टेट। तो हेक्सा नाइट्रो मतलब कितने नाइट्रो ग्रुप हैं, 6 नाइट्रो ग्रुप, हेक्सा नाइट्रो। ठीक है, तो 6 नाइट्रो हो गए। कोबाल्ट की बात करूं मैं तो CO। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताइए, यहाँ पर +3 है, तो नेट चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स आएगा सर, अगर कोबाल्ट +3 है, एक नाइट्रो का कॉन्ट्रीब्यूशन -6, 6 का माइनस 6 का 1 का -1, 6 का -6, तो +3 और -6 क्या हो जाएगा यहाँ पर -3। तो जब Na से क्रिस क्रॉस कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na3, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है, कोबाल्ट NO2 6। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने किसमें, FCC यूनिट सेल में। तो FCC यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, तो FCC में क्या होता है, 8 के 8 कॉर्नर पर होते हैं, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 6 फेस सेंटर पर, और उन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 ही आएगा ना, हाँ 4 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें मोनोमर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। तो सिंपल सा टेट्रा फ्लोरो इथेन हमारे पास यूज होता है, इथीन यूज होता है। देन वी हैव टू टेल क्या है, एक विनाइलिक हैलाइड। सो विनाइल पोजीशन क्या होती है हमारे पास, एक एलाइल होती है, एक विनाइल होती है। विनाइलिक पोजीशन सिंपली हमारे पास C डबल बॉन्ड C जो है उसी कार्बन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, या इस पोजीशन को बेसिकली बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। अगर यहाँ OH लग जाए तो विनाइलिक एल्कोहल, Cl लग जाए तो विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये हमारे पास होता है, तो यहाँ आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। Next, we have to tell the product of hydrolysis of propine in presence of 1% HgSO4 and 40% H2SO4। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंपल सी रिएक्शन है, कुचरोव रिएक्शन, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, प्रोपेनॉल। तो पहली रिएक्शन में कीटोइनॉल, पहले रिएक्शन में क्या बनता है बेसिकली, यहाँ पे OH लग जाता है, यहाँ OH लगता है, एंड देन फाइनली ये टोटोमराइज हो जाएगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन वाली जगह पर OH लगा दें, तो आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल। लास्ट उसकी बात करें तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट है के, उसकी यूनिट हमें दे रखी है मोल पर DM³ सेकेंड पर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मुझे दे रखी है मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। हाँ, तो अगर हमें बात करनी हो ऑर्डर की, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट से हम निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो कुछ नहीं करना, आप कंपेयर करिए, यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स कंपेयर, मोलैरिटी की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो 1 - n आपका इक्वल हो जाएगा 1 के। तो जैसे ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो n की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका मतलब n क्या आता है यहाँ पर, ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है, उससे हमें ऑर्डर बताना हो, तो हम देखते हैं k जो है वो इक्वल होता है 1 - n सेकंड इनवर्स के। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब इसी को हम कंपेयर कर देंगे जो हमें गिवन थी, तो 1 - n को कंपेयर कर दिया किससे, 1 से, तो इक्वल कर दिया, n की वैल्यू आ गई 0। तो ये रिएक्शन कैसी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे शॉर्ट आंसर होते हैं उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। राइट द नेम ऑफ नैनो पार्टिकल यूज टू रिमूव इकोलाई। तो ये हमारे पास होते हैं सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, जैसे कि जो क्या होते हैं, हाईली इफेक्टिव बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो रिमूव करते हैं इकोलाई को फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बात करनी है रिडक्शन की। राइट द नेम ऑफ रिडक्शन प्रोडक्ट व्हेन इथाइल साइनाइड। तो इथाइल साइनाइड की हम करा रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम एंड अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल में करवा रहे हैं। तो क्या होती है ये, दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अमाइन, तो CH3CH2, एंड यहाँ पे 3 कार्बन का करस्पॉन्डिंग अमाइन बन जाएगा, दैट इज प्रोपेन अमाइन। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर जब रिएक्शन हम करवाएंगे AgCN से, अगर यहाँ पर KCN से करवा रहे होते
तो डायरेक्टली नाइट्राइल बनता। बट क्योंकि यहाँ पर करवा रहे हैं हम AgCN से, अल्कोहलिक AgCN से और हीट कराएं, तो यहाँ बनता है आइसोनाइट्राइल। सो द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज यहाँ पर लगेगा NC, ये बन जाएगा हमारे पास इथेन आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट बात करें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने है कोबाल्ट का, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात कर चुके हैं। नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आफ्टर गेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। तो कोबाल्ट है हमारे पास, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, तो 27। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गन मतलब 18 एंड देन 3d7 4s2। बट कोबाल्ट क्योंकि 3+ है तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो वो हो जाएगी ये। तो इस वक्त इसके पास नेट कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो सर वो हैं इसके पास अभी 24, क्योंकि पहले थे 27 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 27 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट में, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो होगा 24। नाउ अब लिगेंड है कितने यहाँ पर 6। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा सर, एक लिगेंड हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 लिगेंड कितने देंगे सर, 6 लिगेंड देंगे 12, तो 6 × 2, तो कितना आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन सर, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास अब हो जाएंगे 36। भाई जो लिगेंड डोनेट करता है कहाँ करता है, ऑर्बिटल्स में, किसके ऑर्बिटल में, मेटल के, तो वो जो है हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ही बन जाता है कि इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन्स अब प्रेजेंट हैं हमारे कोबाल्ट के पास, तो 36 इसका हो जाएगा EAN वैल्यू। नेक्स्ट बात करनी है Ti4 पॉजिटिव कलरलेस क्यों है, तो स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि हो जाती है सिर्फ और सिर्फ A आर्गन 3d04s0। तो यहाँ पे क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ड्यू टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं। वैसे तो कोई हाँ, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वुड बी मच बेटर, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। नेक्स्ट बात करें यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो ऐसा यूनिट बतानी है तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी हो गई ऐसा यूनिट। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी यूज करते हैं, बट ऐसा यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर पर मोल। देन बात करनी है हमें राइट द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द गैस। तो वर्क डन की बात अगर हम करें तो ड्यूरिंग, अगर हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं वर्क डन इज डन बाय द सराउंडिंग। ये बाहर की चीज सराउंडिंग है, और बाहर की चीज अगर वर्क कर रही है किस पर, सिस्टम पर, तो हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, बेसिकली फाइनल वॉल्यूम कम हो जाती है। और जब सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पर, मतलब सिस्टम ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है, दैट इज फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा। तो जब भी गैस एक्सपेंशन हो रही है, मतलब गैस जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है, मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगी। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब भी एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है तो वो होता है दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, और आपको जो नेट साइन मिलेगा, जो साइन कन्वेंशन मिलेगा वो नेगेटिव। और हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हाँ सर, डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जब एक्सपेंशन होगी तो फाइनल वॉल्यूम बड़ी ऑब्वियसली, तो जब वी फाइनल ज्यादा है वी इनिशियल से, तो मुझे बताइए क्या ये पूरी चीज पॉजिटिव आई। और अगर किसी भी चीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस हमारी वर्क डन की आती है नेगेटिव माइनस। नाउ वी हैव टू राइट द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। भाई सिंपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, हाँ सर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस या कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जो होती है चेंज, उसकी वजह से होता है। तो अगर हमने एक्सटर्नल जो प्रेशर है, हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर है, ये सॉल्ट वाटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारे पास फ्रेश वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो, सॉल्ट वाटर की ज्यादा होगी, तो जहां पर जो है वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। तो वाटर का फ्लो यहाँ पर हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा होगा। नाउ उसका कोई अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, हाँ, तो उसको मैं पाई लिख रहा हूँ। तो पाई जो है वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जिससे ये आ रहा होगा। अगर हमने यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा पी, और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन पाई है, तब यहाँ पे जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगी। ये नॉर्मल ऑस्मोसिस थी, ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ होता, पानी जो है सॉल्ट वाटर में आता फ्रेश वाटर से, बट क्योंकि हमने एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करा है दैट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दैट्स वाई हमारे पास जो होगा वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं RO और रिवर्स ऑस्मोसिस। सो द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर। सो नाउ अब आते हैं अपने 2 मार्कर्स वाले क्वेश्चन में। डिराइव करना है एक एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। सो क्या होता है, हमें पता है वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, -P एक्सटर्नल इंटू डीवी के इक्वल, ठीक है सर। तो हमें पता है जो एक्सपेंशन है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, हल्का सा भी चेंज आए वो वापस रीचेंज हो जाए। मतलब ये होता है जैसे ये कंटेनर है, इस पर पिस्टन लगा होगा, कुछ प्रेशर होगा, तो जो पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई होगा वो इतना जस्ट अप्लाई होगा कि मैंने इस पिस्टन के ऊपर एक रेत का दाना रख दिया, क्या वो बहुत ज्यादा प्रेशर में चेंज होगा, सर बहुत ही ज्यादा मिनिमलिस्ट चेंज होगा, जिसको हम इनफाइनाइट
इनफाइनाइटिसिमल बोलते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कम चेंज होगा प्रेशर में, उतना ही कम होगा वॉल्यूम में चेंज, बिल्कुल हल्का सा पिस्टन नीचे जाएगा, वो पता भी नहीं लगेगा कि कितना चेंज आया। सो दिस इज आवर रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पी होता है, जो हमारे पास प्रेशर होता है एक्सटर्नल, वो हल्का सा ज्यादा होता है। वो क्या होता है, हल्का सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी माइनस पी एक्सटर्नल इक्वल हो गया डीपी के। डीपी इज चेंज इन प्रेशर। पी क्या होगा हमारे पास, जो हमारी गैस का प्रेशर होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन क्योंकि रिवर्सिबल है तो हल्का सा ही ज्यादा होगा ना। अब इसको क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, पी एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पी डीवी, और माइनस डीपी डीवी को बेसिकली प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो। नाउ डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर, डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डीपी चेंज इन प्रेशर क्या बहुत बड़ा कौन सर, बहुत मिनिमलिस्ट सा। डीवी बहुत छोटा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इनको निग्लेक्ट कर लेते हैं। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन ही आ गया। अब हमें पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है। अब ये प्रेशर क्या लिख दिया हमने, ये पी जो एक्सटर्नल था ना, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हमने रिप्लेस कर दिया गैस के प्रेशर से, क्योंकि ऑलमोस्ट जो गैस का प्रेशर है और जो पी एक्सटर्नल है वो लगभग लगभग इक्वल ही होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। तो रिवर्सिबल जब एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब जो पी ऑफ गैस है ना वो हल्का सा ज्यादा होगा पी एक्सटर्नल से, बट लगभग इक्वल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वी हैव नेग्लेक्टेड इट। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे मैं निकालूं किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू निकालूं, तो वो आ जाएगी एन आर टी बाई वी। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन आर टी, लेट मी जस्ट माइनस एन आर टी डी वी अपॉन वी, क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेट कर रहा हूँ टू फाइंड द वर्क डन। तो इनिशियली वॉल्यूम होगी कुछ v1, फाइनली हो गई होगी v2। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ एन आर टी एल एन v2 बाय v1। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया है। आप इसको चाहें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके log बेस 10 में भी ला सकते हैं। सो दिस इज आवर डेरिवेशन। नेक्स्ट की बात करें, हमसे पूछा गया इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, इंटर हैलोजन मतलब हैलोजन के जो कंपाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ जब हैलोजन रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन्स बेसिकली जो रिएक्ट करते हैं, जो बनाते हैं कंपाउंड, उसको बोलते हैं इंटर हैलोजन। जैसे कि ICl, जैसे कि ICl3, जैसे कि ClF3, जैसे कि IF7 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमें बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं, BRF5 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हैलोजन्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट हैलोजन्स, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हाइड्रोजन एटम्स आपस में बाइंड करते हैं एक दूसरे से। तो ये हो गए हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, एज इट इज एग्जाम में लिख के आ जाएगा। नाउ वी हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद ड्राई सिलिक लाइम। तो यहाँ पर ये आप सभी लोग देख सकते हैं, दिस इज आवर ड्राई सिलिक लाइम। ये ड्राई कंडीशन में जब रिएक्ट करता है तो बना लेता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर प्लस CaCl2 प्लस वाटर एज बाय प्रोडक्ट हमें निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज नैनो मटेरियल। सो नैनो मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनका स्ट्रक्चर कंपोनेंट जो हो जिसमें एटलीस्ट एक डायमेंशन, क्योंकि 3D की बात करें, अगर कोई मान लेते क्यूब पार्टिकल है तो उसमें से लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी, उसमें से एटलीस्ट एक, या तो लेंथ या तो ब्रेथ या तो हाइट, नैनोमीटर स्केल में वो होना चाहिए 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। तभी वो नैनो मटेरियल को, नैनो से क्या पता लग रहा है, नैनो से मतलब उसका जो डायमेंशन है वो नैनोमीटर के आसपास होना चाहिए। सो नैनो मटेरियल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं सिंगल एटम से, एक एटम से तो ये थोड़े बड़े होते हैं पर स्मॉलर होते हैं किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी सेल के। दीज मे बी नैनो पार्टिकल्स, नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब्स अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस। नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मे बी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक क्लस्टर कंपाउंड्स एंड मेटालिक और सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स, जो क्या होते हैं एक्चुअल में एटम से बड़े होते हैं, बैक्टीरिया या सेल से छोटे। नेक्स्ट वी हैव टू राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन सॉल्ट जेल प्रोसेस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। तो ये होती है रिएक्शन, मेटल एल्कोक्साइड रिएक्ट करता है सबसे पहले वाटर से, बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड और एल्कोहल बेसिकली। नाउ सेकंड मेटल हाइड्रोक्साइड फिर हमारे पास रिएक्ट करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ROM, दैट इज ऑल्सो सीम्स टू बी अ मेटल एल्कोक्साइड टाइप। तो फाइनली आपको MOM मिल जाता है जो कंडेंसेशन हो जाती है। तो ये रिएक्शन एज इट इज लिख के आनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विद एन एग्जाम्पल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर शेप के अकॉर्डिंग प्रोटीन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज ग्लोब्यूलर, जिनका शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। रिजल्ट किसमें होता है, कॉइलिंग होती है हमारे पास अच्छी खासी है कॉइलिंग, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन के अराउंड कॉइलिंग हो जाती है। दे आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एग एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन दोबारा आ गया, अच्छा एग एल्ब्यूमिन, देन सीरम एल्ब्यूमिन, देन लेग्यूमिलिन,
जो कि क्या है, प्रोटीन होता है पल्सेस में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फाइब्रस प्रोटीन। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स हैव elongated rod like shape. This shape is the result of holding the polypeptide chains of protein पैरेलल टू ईच अदर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस शेप के लिए। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। एग्जांपल की बात करें, केराटिन जो प्रेजेंट होता है हेयर में, नेल में, वुल में। मायोसिन जो मसल का प्रोटीन होता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर। इतना करंट पास हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के। तो सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी पेपर्स में डिस्कस किया जा चुका है, अब भी करते हैं। तो मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। एन फैक्टर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो कॉपर है और कॉपर सल्फेट में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सर, +2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। तो मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी बाय एफ। आई क्या है, करंट, इनटू टाइम निकालना है वही, डिवाइड बाय एफ, दैट इज 96500। तो इसको फाइनली सिंपल, सारी चीजें आ गई हैं, लगभग कैलकुलेट करिएगा और आंसर को रिपोर्ट कर दिएगा। टाइम जो भी आएगा वो सेकंड्स में आएगा। तो कैलकुलेशन के बाद ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नाउ व्हाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो सबसे पहले हमें बताना है अमाइंस जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर क्यों होते हैं। जैसे बात करें RNH2 की, ये बेसिक क्यों होता है? दीज आर एक्चुअली लुईस बेसिस बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे आर लुईस बेसिस। तो बेसिक नेचर अमाइंस का क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। इन टर्म्स ऑफ लुईस थ्योरी अमाइंस आर बेसिस बिकॉज दे कैन शेयर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है किसको? कोई भी गरीब आ जाए, गरीब इन द सेंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आ जाए भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहेगा भाई ले लो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक है, आई एम अ लुईस बेस। सो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है किसका, ट्राइमिथाइल अमीन शेयर्स कर रहा है अपने लोन पेयर विद BF3। BF3 क्यों गरीब है? क्योंकि इसके पास जो है क्या होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो जो भी लोन पेयर लेता है ना, उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे बोरॉन में वेकेंट p ऑर्बिटल मौजूद होता है, तो एक ऑर्बिटल वेकेंट होता है, तो वहां पर ये डोनेट कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन और ये सॉर्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बना लेता है। नेक्स्ट हमें बताना है डाई मिथाइल अमाइन और डाई इथाइल अमीन में कौन ज्यादा बेसिक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Kb के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pkb के। और दूसरी चीज यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि डाई मिथाइल अमाइन, इसका Pkb दे रखा है 3.7, इसका किसका Pkb ज्यादा है, डाई मिथाइल अमीन का। तो डाई मिथाइल अमीन को मैं DMA लिख रहा हूँ और DEA लिख रहा हूँ मैं डाई इथाइल अमीन को। तो PKA की बात करूँ वो इसका ज्यादा, तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। तो ये हो गया बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर। तो क्यों है ऐसा, ऑब्वियसली वैसे भी जो 2 डिग्री अमीन्स होते हैं वो ज्यादा बेसिक ही होते हैं। तो डाई इथाइल अमीन इज मोर बेसिक, आप इसको लिख देंगे क्योंकि इसका PKA क्या है, कम है, और PKA कम तो क्या ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। नेक्स्ट हमें बताना है बफर एक्शन। सो क्या होता है बफर एक्शन में? बफर क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक हमारे पास वीक एसिड होता है और वीक एसिड की सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे यहाँ पर हमें बताना है सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड का। तो सबसे पहले क्या होगा, एक वीक एसिड है और एक इसी की सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो जैसे कि सोडियम एसिटेट। अब ये जो वीक एसिड है ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, ये कंप्लीटली डिसोशिएट तो नहीं होगा, यस सर नहीं होगा, तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। और ये जो है ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगी, सॉल्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है। तो जितनी ये थी वो सारी की सारी डिसोशिएट हो गई ना। अब हमें बताना है कि एक्शन क्या होगा। सो क्या होता है जब हम बात करें एसिटिक एसिड की, क्या वो वीक एसिड है, हाँ, तो क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि वो कम डिसोशिएट होगा। दो तरीके हैं, एक ये है क्योंकि भाई यहाँ पे हमने डाल रखा है CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगी। जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो रिएक्टेंट, तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगी, ली-चैटरियल प्रिंसिपल। तो ये बहुत ज्यादा कम अमाउंट में टूटेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने H+ डाले, जैसे ही हमने H+ डाले तो क्या होगा सर, जैसे ही हम बाहर से H+ डाल रहे हैं, हमारा ये गोल था कि हमारी जो pH में है वो चेंज आना चाहिए, बट CH3CO नेगेटिव कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होगा एसिटिक एसिड से, कुछ सॉल्ट का पड़ा हुआ होगा। तो जैसे ही हम H+ डालेंगे वैसे क्या होगा, यहाँ पर CH3CO नेगेटिव हल्का सा प्रेजेंट होगा, थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट होगा, और इसका प्रेजेंट तो हो गई। तो क्या होगा, ये जैसे ही हमने H+ डाला, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, जैसे ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट आपस में कंबाइन करके बैकवर्ड में ले जाएंगे। मतलब हम डाल रहे थे H+, वो H+ क्या कर रहा था, CH3CO नेगेटिव को पकड़ के बैकवर्ड में रिएक्शन लेके जा रहा था, पकड़ के बैकवर्ड में रिएक्शन लेके जा रहा था, तो क्या बन जा रहा था, अनडिसोशिएटेड फॉर्म बन जाती थी। और जब H+ ही नहीं है तो क्या वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है, द आंसर इज नो। तो इसी वजह से अगर हमने एसिड डाला तो रिएक्शन यहाँ पर जो है H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाती है, बट जैसे ही H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, रिएक्शन बैकवर्ड में जो H+ थे वो ही कंबाइन होके
अनडिसोशिएटेड फॉर्म में चलेगा। अब जैसे ही हम बेस डालते हैं तो क्या होता है, जैसे ही मैं बेस डालूंगा तो क्या होगा सर, यहाँ पर जो H+ है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जैसे ही हमने बेस डाला, H+ कम होने लगे, तो भाई उसको पता लगा इक्विलिब्रियम को ये कोई आ रहा है जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम क्या कर, रुको भाई, अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो ना, मैं इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ। उसने फॉरवर्ड शिफ्ट करा, बेस डाल रहे थे, बेस जो है OH नेगेटिव किससे रिएक्ट कर रहा था, H+ से। हमें लग रहा था कि भाई जो है अब OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, पर OH नेगेटिव क्या कर रहे हैं, H+ से रिएक्ट करके पानी बना रहे हैं। तो हमें लगा भाई H+ कम हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे एसिड था जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में पड़ा हुआ था। वो कहेगा आओ मैं तुम्हें डिसोशिएट होकर दिखाऊं, और ये डिसोशिएट होता है, जितने H+ टूटते हैं उतने ही लगभग बन जाते हैं। तो क्या pH में चेंज आएगा, नो सर नहीं आएगा। हमें लग रहा था कि भाई जो H+ गायब हो रहे हैं, अगर H+ गायब हो रहे हैं मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, मतलब pH बढ़नी चाहिए थी, पर एसिडिक एसिड था हमारे पास। उसने कहा भाई मैं दिखाता हूँ तुम्हें pH कैसे मेंटेन करते हैं, आई एम अ बफर, यू कांट डू एनीथिंग विद मी। तो ये प्रॉब्लम रहती है, नॉट प्रॉब्लम, ये अच्छी चीज रहती है विद बफर। तो क्या होता है, एसिड और बेस एडेड कैन नॉट चेंज H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड pH ऑफ द बफर रिमेन्स सेम। डाइल्यूशन से भी कोई हमारे पास इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन का रेशो जो होता है, आपको हेंडरसन इक्वेशन पता होगी, जिसमें होता है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाई तो ओवरऑल सॉल्ट की भी वॉल्यूम बढ़ेगी। डिवाइड में क्या होता है, सॉल्ट, लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। तो अगर मैंने एसिड की भी वॉल्यूम बढ़ाई, अगर मैंने एसिड की वॉल्यूम सर कैसे बनाएंगे, बढ़ाएंगे आप तो एक सोल्यूशन ले रहे हैं ना, हाँ बेटा, एक सोल्यूशन में ही पानी डाल रहा हूँ, तो सॉल्ट की भी वॉल्यूम बढ़ेगी, एसिड की भी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल वैसे ही हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पर सेम रहेगा। तो पानी डालने पर, ना H पॉजिटिव डालने पर, ना OH नेगेटिव डालने पर बफर की pH में लगभग कोई चेंज नहीं आता। तो डाइल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता, H+ में नहीं आता, OH नेगेटिव पर नहीं आता। नाउ राइट द प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल ईथर। तो डाइथाइल ईथर को अगर बनाए तो किससे बनाना चाहिए, तो बना लेते हैं इसको विलियमसन सिंथेसिस से बना लें, अच्छा लगेगा, हाँ सर बना लेते। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, विलियमसन सिंथेसिस में हम लेते हैं C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन करा देते हैं C2H5Cl के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5O C2H5, बन गया डाइथाइल ईथर, अच्छी बात है। अब बनाना है हमें इथाइल साइनाइड, तो C2H5Cn बनाना है, कहाँ से, इथाइल ब्रोमाइड से। क्या करें, करा दिए सर KCN से रिएक्शन करा दी, एल्कोहलिक KCN से रिएक्शन करा देंगे, सिंपल बन जाएगा, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट, हेनरीज कांस्टेंट जिसको हम KH बोलते हैं, वो दे रखा है 0.159 मोल DM³ बार इनवर्स। कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी इन वाटर इफ पार्शियल प्रेशर इज दिस। तो इसकी सोल्यूबिलिटी निकालनी है। सोल्यूबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला है KH इंटू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या हमें दे रखा है, द आंसर इज यस। KH की वैल्यू का क्या हमें दे रखी है, द आंसर इज यस। मल्टीप्लाई करना आता है, द आंसर इज यस, मुझे तो आता है, आप लोगों को भी आता ही होगा। तो आप सोल्यूबिलिटी फाइनल निकाल लेंगे मोल पर DM³ में। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। तो वो आता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पर आप चाहें तो इसकी रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा। सो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर फॉर नाइलॉन 6। देन बात करें नेचुरल रबर की, सो इट इज बीइंग फाउंड बाय आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन क्या होता है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइइन। तो ये इसके मोनोमर्स हो गए। नेक्स्ट, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत बार बात कर चुके हैं, मैं तो बताते बताते इसे थक गया है, एक और बार बता देता हूँ। हर पेपर में लगभग ये दिखता है, मुझे लग रहा है आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। तो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ, इस बार पिछली बार और फास्ट बताया था, सबसे पहले एक बार बताया था जिसमें सबसे स्लो बताया था। तो क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से प्रोटॉन है, जिसकी वजह से प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, हाँ सर। तो प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ। अब जितनी तेजी से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को टाइटली खींच पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, उतनी क्लोज आएंगे इलेक्ट्रॉन। और जितनी क्लोज आए, और ये आउटर मोस्ट शेल वाले की बात कर रहा हूँ मैं अभी, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जितनी क्लोज आए, जितना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उतना साइज कम होगा। ऑन द अदर हैंड, जितना प्रोटॉन कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच लें, वही अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसी रिपल्जन को हम बोलते हैं शील्डिंग। जितनी ज्यादा ये रिपल्जन होती है, जितनी ज्यादा ये रिपल्जन होती है, क्या उतनी दूर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, हाँ। क्या उतना साइज बढ़ जाएगा, यस सर। तो और अगर ये पुअर शील्डिंग हुई, मतलब ये रिपल्जन बेकार हुई, तो क्या होगा सर, अगर रिपल्जन बेकार हुई तो इसका मतलब जो है वो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी ओवरऑल, और अगर ओवरऑल अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो साइज डिक्रीज होगा। तो यही होता है हमारे पास जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, हम 4f में इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली भर रहे होते हैं। तो 4f जो होता है उसका सिग्मा, जिसको शील्डिंग बोलते हैं, उसको पुअर बोलते हैं। तो सिग्मा पुअर मतलब पुअर शील्डिंग होता है ड्यू टू इट्स डिफ्यूज्ड नेचर। इसका जो शेप होता है कुछ डिफ्यूज नेचर की का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो है शील्डिंग खराब होती है, रिपल्जन कम होती है। रिपल्जन कम तो ओवरऑल अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब ज्यादा साइज
छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं, डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही हम मूव करते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में, देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। द रीजन इज सिंपल, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, 4f में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, वो ज्यादा रिपेल नहीं कर रहे। वो अगर रिपेल नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पाएगा। तो न्यू इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं वो कहाँ ऐड हो रहे हैं, 4f सबशेल में। इनकी क्या होती है, पुअर शील्ड पुअरली, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज पुअरली ओनिंग टू देयर डिफ्यूज नेचर। तो इस चीज को आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद H2S। तो एसिडिफाइड मतलब एसिड लिया है, दैट इज H2SO4 लेते हैं, रिएक्ट कराते हैं हम H2S से। तो बेसिकली सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे यहाँ पर बताइए। तो सर यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2- और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सर, तो वो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, सल्फर में। और सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, -2 से 0 गई तो क्या ऑक्सीडेशन हुई, यस सर बिल्कुल ही। और क्रोमियम यहाँ पर है +6 में, खुद रिड्यूस हो जाएगा +3 में। बाकी आप पूरी रिएक्शन देख सकते हैं जो बैलेंस करिए, K2SO4 एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा, क्रोमियम सल्फेट एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा, और 7 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पानी के। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन विद H2S। नेक्स्ट अगर बात करें, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड एच लेंथ। तो एच लेंथ क्या होती है, ए होती है किसी भी चीज की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है सर, ए क्यूब, या साइड का क्यूब, तो वॉल्यूम आ गई। और मास एक पार्टिकल क्या होता है सर, मास पार्टिकल का किसी भी एक पार्टिकल का होता है m। तो अगर किसी भी एक पार्टिकल सॉरी किसी हमारे पास जो है क्या होता है यहाँ पे, एक यूनिट सेल में n पार्टिकल्स हैं, एक यूनिट सेल में n पार्टिकल्स देखा है ना, जैसे हम बात करते हैं यूनिट सेल बनाते हैं, एफसीसी की बात करूं तो 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। देन एक एक फेस सेंटर पे होता है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो नेट पार्टिकल 4 हो जाते हैं। तो वैसे ही n पार्टिकल बोल रहे हैं। तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, n इंटू m, जितने पार्टिकल्स इंटू एक मास का एक इंटू एक पार्टिकल का मास। यस सर, तो डेंसिटी को क्या हम बोल सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ सर, मास क्या है, m इंटू n डिवाइड बाई a क्यूब। तो मास ऑफ वन पार्टिकल यहाँ है। सो अगर बात करें मोलर मास की, तो मोलर मास क्या होता है सर, मोलर मास होता है मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या m की वैल्यू लिख सकता हूँ, m अपॉन एन ए स्मॉल m। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा और नीचे आ गया ये एन ए इंटू ए क्यू। तो ये क्या होगा, हमारी डेंसिटी आपके सामने आ गई। सो दिस इज अवर डेंसिटी, जो हमारी मतलब हमारी नहीं, जो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है। तो दैट्स हाउ यू कैन ड्राइव। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें लिख सकते हैं, मोलर मास लिया, फिर हमने क्या लिया, डेंसिटी का फॉर्मूला तो सबको होता है मास अपॉन वॉल्यूम, देन एच लेंथ एंड ये छोटा सा कंसेप्ट लगा। तो ये हाउ दैट्स हाउ वी विल ड्राइव द रिलेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन सी, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो स्टॉप कर देता है ऑस्मोसिस को, वो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, बेसिकली आपने फ्लूइड पढ़ा होगा, तो फ्लूइड में ड्यू टू हाइट जो प्रेशर आता है वो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दिया है शुगर सोल्यूशन, बाहर है वाटर, हमें पता है कहाँ से कहाँ फ्लो होगी सर, जो फ्लो होगा वो होगा हमारे पास वाटर से वाटर जो है बेसिकली फ्लो होने लगेगा शुगर सोल्यूशन में, बिकॉज वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है लो, शुगर सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है हाई। शुगर सोल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है तो उसमें वाटर जाने लगेगा। अब जैसे यहाँ वाटर एंटर करेगा, ये जो सोल्यूशन है ये कुछ हाइट ऊपर होगा, अब सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा, तो जितना वाटर आया उसी के अकॉर्डिंग हाइट राइज हो जाएगी। तो ये जो हाइट राइज है इसको एच बोलेंगे। तो इस हाइट की वजह से, इस लिक्विड कॉलम की वजह से कुछ प्रेशर आएगा जिसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, P इज इक्वल्स टू एच रो जी से, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो सभी बच्चे साइंस वाले हैं तो ये तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, ये इक्वेशन तो सभी को याद होगी। तो ये जो प्रेशर है यही हमारे पास इक्वल होगा बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर के। अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर, मैं बाहर से इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 3 एटीएम, तो अगर मैंने बाहर से 3 एटीएम का प्रेशर लगाया तो क्या होगा, ये वापस चला जाएगा, और जो सॉल्वेंट यहाँ आया था, जो सॉल्वेंट मतलब वाटर जो शुगर सोल्यूशन में आया था, वो दोबारा वापस बाहर चला जाएगा। तो जो ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर आया, जिसकी वजह से कुछ हाइट राइज हुई, वो अब वापस रिवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द मोलर मास। तो पाई किसके इक्वल होता है, CRT के, कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू T। तो पाई को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू T। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मिलीलीटर में तो इंटू 1000 कर दिएगा। तो पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम, और ऊपर R इंटू T। और वॉल्यूम मैं अभी लेकर चल रहा हूँ लीटर में ही, अगर मिलीलीटर में लेनी है सो आई मल्टीप्लाई ऊपर उससे, किससे, 1000 से।
तो यहाँ क्या निकालना है, मोलर मास का रिलेशन निकालना है ना। तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास इज इक्वल्स टू, मैं निकाल सकता हूँ WRT बाय पाई। तो आप लिख सकते हैं गिवन टर्म्स का मतलब कि पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, M इज द मॉलिक्यूलर या मोलर मास, W इज द वेट ऑफ सोल्यूट टेकन, R is universal gas constant, T is the temperature. So that's how you can derive this. नेक्स्ट बात करते हैं, हमें केमिकल रिएक्शंस लिखी हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं रोजनमंड रिएक्शन में। तो रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर वील टेक असाइल क्लोराइड दैट इज RCOCl, उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं H2PDBSO4 के साथ, तो वील गेट एल्डिहाइड। सिंपल, यहाँ से Cl हट जाएगा और यहाँ पर हमें H लगा देना है। तो एक H और एक उसके साथ यहाँ पर जो है ये जो Cl आया ये H के साथ रिएक्ट करके HCl बना देता है। तो क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट पॉइजन विद बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट बात करें गैटरमैन कोच की, तो ये एक फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, मतलब फॉर्माइल ग्रुप अटैच करना है। फॉर्माइल क्या है, सिंपल CH दैट इज एल्डिहाइड। तो बेंजीन पे क्या करते हैं हम, रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड द प्रेशर हैज टू बी हाई, सो वी विल गेट फाइनली बेंजल्डिहाइड एज द मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करें, कैनिजेरो रिएक्शन करानी है मीथेन की। तो कैनिजेरो मतलब क्या होता है सर, कैनिजेरो सबसे पहले उन एल्डिहाइड या उन कीटोन्स की होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते। तो क्या होगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, अगर एक ही है कम, एक ही हमारे पास सेम, अगर हम क्रॉस कैनिजेरो नहीं करवा रहे, सेल्फ कैनिजेरो करा रहे हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है हमारे पास, ऐसा नहीं कि एक बेंजल्डिहाइड ले लिया एक मीथेनॉल ले लिया, ऐसा नहीं करवा रहे, तो यहाँ क्या होगा, तो सर इन दिस केस एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसकी सॉल्ट बनाएगा बिकॉज बेसिक मीडियम है, और दूसरा बना लेगा क्या, एल्कोहल, तो CH3OH है ना, हाँ। तो ये बन जाएगी हमारे पास कैनिजेरो रिएक्शन ऑफ मीथेनॉल। नेक्स्ट हमें क्या करनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन की कैलकुलेट करनी है। मीथेन होता है ये, इसकी रिएक्शन मैंने कराई O2 से, क्या मिल जाएगा सर, आपको आराम से मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ में वाटर मिल जाएगा, गर्म गर्म, नॉट गर्म गर्म, बस पानी मिल जाएगा। तो यहाँ 2 लगा दूं तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई, एक बार देखने दीजिए। नो सर, यहाँ आपको ऑक्सीजन के साथ भी 2 लगाना होगा, ठीक है सर, लगा देते हैं जैसा आप कह रहे हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच होगा वो क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन होगा। हाँ सर, हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अच्छा, मीथेन की एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या बात करें, तो किसी भी चीज की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है जो भी जिस चीज की भी पूछी गई है उसका 1 मोल बना है, उसका 1 मोल बना है, किससे, उसके उसके एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसमें एटम्स होंगे, एटम्स मतलब एलिमेंट्स होंगे। तो जो मॉलिक्यूल हमारे पास है वो जिन भी एलिमेंट से बन के मिला है उनकी क्या हो, स्टैंडर्ड स्टेट हो। तो C+H2 क्या दे देगा मिलके, CH4 दे देगा। कार्बन को हम ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं, और हाइड्रोजन जो है इन गैस फॉर्म में मिलता है, तो ये इनकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई, इनसे रिएक्ट करके हमने बना लिया CH4। नेक्स्ट क्या बात करनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की हो गई। देन कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनेगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सिंपल, विल गिव मी व्हाट, CO2। तो यहाँ पर भी लगा देता हूँ, ग्रेफाइट हो गए और ये क्या हो जाएगा, O2 गैस होगी। देन वाटर की बात करें तो वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी H2O, और यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 1 मोल मिलना चाहिए, सो दैट आई हैव टू पुट हाफ एयर। तो ये मैंने 3 इक्वेशन बना ली। अब मुझे क्या देखना है, मुझे इन तीनों इक्वेशन की मदद से ऊपर वाली ये डिजायर्ड इक्वेशन बतानी है, क्योंकि इनके डेल्टा एच मुझे गिवन है, इस वाली का डेल्टा एच है ये, इसका डेल्टा एच है ये, सभी लोग क्या है, किलो जूल पर मोल में है, और इस वाली का डेल्टा एच है। नाउ इन तीनों रिएक्शन की मदद से मुझे ऊपर वाली रिएक्शन बनानी। तो सबसे पहली चीज देखिए, CH4 क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है, मुझे इसको कहाँ लेके जाना है, रिएक्टेंट में। तो मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा, जैसे ही मैंने रिएक्शन को रिवर्स करा इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, CO2 प्रोडक्ट में, ठीक है, गुड। और सर H2O यहाँ पर प्रोडक्ट में, बिल्कुल, बट यहाँ पर क्या है, एक ही H2O है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन विथ 2, और तो इसका डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से। नाउ जैसे ही मैं ये चीज करूंगा, क्या चीज, पहली रिएक्शन को करा रिवर्स, दूसरी को रखा एज इट इज, तीसरी को करा 2 से मल्टीप्लाई, जो भी आया नेट नेट उसको कर दूंगा ऐड, मुझे ऊपर वाली डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। तो जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले रिएक्शन को मैंने अगर रिवर्स करा है तो 74.8 हो जाएगा पॉजिटिव का। सेकंड रिएक्शन को मैंने अनचेंज रखा है तो एज इट इज डेल्टा एच की वैल्यू डाल दूंगा। थर्ड रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है, थर्ड रिएक्शन के डेल्टा एच को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो क्या होगा, तो सर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 2 से डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपने इसको भी मल्टीप्लाई करा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आंसर आए उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा, दैट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन आपके सामने आ जाएगी। तो ये डेल्टा एच रिक्वायर्ड है इन तीनों डेल्टा एचेस को जैसे आप ऐड करें। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड क्या है, CH3 CH2 Br है, उसकी रिएक्शन में करा रहा हूं सिल्वर नाइट्राइट से, मतलब AgNO2 है ना, क्या बन जाएगा,
सर बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ तो आप नाइट्रो एल्केन बनता है तो NO2 लगा दीजिए, बिल्कुल सही बोला आपने। नेक्स्ट, इसी की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Mg इन ड्राई ईथर, तो Mg ड्राई ईथर से कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। हाँ सर बना लेते हैं, तो अगर मिलेगा तो बना लिया। नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो होगा 3 क्वेश्चन थे, तीनों पार्ट कर लिए, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक रिएक्शन दे रखी है, फॉर द रिएक्शन दिस, अगर हमने बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा और ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया डबल, और अगर हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करा, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा, रेट ऑफ रिएक्शन 6 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो इनिशियली बात करते हैं जो इस रिएक्शन का रेट होगा, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि ए की पावर x इंटू बी की पावर y, और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की इक्वल। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैं हो गया डबल, कब हुआ डबल, जब आपने क्या करा सर, जब आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया डबल, तो रेट ए की कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज रखी, बी की कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया डबल, बी की कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया डबल, तो क्या हुआ, तो सर रेट जो है वो डबल हो गया। यही बोला इन्होंने, सब कुछ मैंने सेम करा, रेट आर को 2R कर दिया, ए को एज इट इज रखा, बी को 2 भी कर दिया। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली, अगर मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया और बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट क्या बढ़ गया, 6 गुना हो गया, तो 6R हो गया। जो बोला है वही करा है, कोई नया लॉजिक तो नहीं करा, नो सर कोई नहीं करा। तो अब क्या करूं मैं, ऐसा करता हूं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो जैसे डिवाइड करूंगा यहाँ बचेगा 1/2, के से के गया, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स गया, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर वाई इंटू बी की पावर वाई, और बी की पावर वाई से ये कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा 2 रेज टू पावर वाई। तो क्या यहाँ से y की वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी, हाँ सर बिल्कुल 1 आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर पड़ा है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ अब मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूं, कर दीजिए सर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चीज पुराने वाले रेट को मैं लिख देता हूँ पहले आपके सामने, और y की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ 1 डाल दी, यहाँ भी 1 डाल दी, दोनों रिएक्शंस को करिए डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/6 इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स गया, के से के गया, और नीचे क्या बच रहा है 1/3 की पावर एक्स, वन से सॉरी बी की पावर 1 से बी की पावर 1 गया, 1/2 एज इट इज, तो 2 1 2 3 एक्स भी क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, एक्स 1 आ गया, वाई 1 आ गया, रेट क्या ऑर्डर आ जाएगा आपका 2, और रेट लॉ को वी कैन राइट आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। तो ये फाइनल आपका रेट लॉ या रेट लॉ इक्वेशन आपके सामने हाजिर है। सो दैट्स हाउ वील डिराइव, यहाँ पे आराम से डिराइव करें, वरना हम चाहे ना इसको आराम से कर सकते हैं, कैसे, हम ऐसे देख सकते हैं कि बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी और रेट भी डबल हुआ, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, पहली चीज पता लग गई। जैसे ही बी के रिस्पेक्ट में पता चली फर्स्ट ऑर्डर है, अब हमें ए के रिस्पेक्ट में बतानी है, तो ए के रिस्पेक्ट में देखिए, ए को ट्रिपल करा, बी को डबल करा, 3 इंटू 2 6, और रेट भी क्या होगा 6 टाइम्स, इसका मतलब ए से भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। दैट्स हाउ हम सिंपल कर सकते हैं, बट करके दिखाना होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो करते हैं, अगर कंपटीशन होता तो डायरेक्टली करते, ज्यादा इतना नहीं सोचते। अगर एमएसटी सीईटी में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा सोचना, ज्यादा लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है, मतलब सोचना थोड़ा ज्यादा है, लिखना कम है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज करना है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ में, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी ज्यादा है सर, HClO4 में सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही बोला आपने। देन HClO3 में है, देन HClO2 में है, देन HOCl में है, तो ये आपका आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्यों, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें +7 +5 +3 +1, कोई ऐसा तो नहीं है जो इसमें भी कंफ्यूज हो रहा हो तो भाई बता देना, मतलब बता भी दोगे तो आप लोग मतलब क्या ही कर सकते हैं, फिर निकालना फिर बैठ के ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट बात करें आयनिक कैरेक्टर की, तो आयनिक कैरेक्टर फेजांस रूल बताता है कि स्मॉल कैटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे M लिख रखा है, मतलब कोई भी मेटल है वो इन जनरल सेम है, यहाँ भी मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, क्या चीज चेंज हो रही है, एनायन, एनायन पहले क्या था फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, तो साइज क्या हो रहा है एनायन का, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है किसका, एनायन का, वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो MF में सबसे कम, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर MF में सबसे कम तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। यस, दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये ऑर्डर हो जाएगा आपके आयनिक कैरेक्टर का। थर्ड बात करें थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब कितना कंपाउंड स्टेबल है, तो HF, आप यहाँ पे क्या देखते हैं, HF बॉन्ड है, H का कुछ साइज है, F का कुछ साइज है, इनका साइज कंपेयर करिए सर, H फर्स्ट पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का, फर्स्ट और सेकंड पीरियड में हाँ साइज डिफरेंस होगा, ठीक है। अब वहीं पर मुझे बताइए H और Cl में ज्यादा डिफरेंस होगा या HF में, सर हाइड्रोजन फर्स्ट का
Cl थर्ड का, मतलब Cl काफी बड़ा है तो साइज डिफरेंस बढ़ गया। जैसे जैसे साइज डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड जो है वो वीक होने लगती है या बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, ऐसा समझ लीजिए। और जैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे ही बॉन्ड टूटना आसान होती है। तो HF HCl HBr देन HI, तो HI वाली बॉन्ड सबसे बड़ी होगी और साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा है क्योंकि एटम्स के बीच में, तो वही बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगी। अगर वही बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक हुई तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी हुई, उसकी नहीं हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा वो थर्मली अनस्टेबल हुई। बॉन्ड वीक अनस्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसकी है, HF की। तो ये ऑर्डर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हमें क्या करना है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन के बारे में बताना है। क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, लिख दिएगा भाई कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, रिएक्शन कराते हैं उसकी किससे, NH2 हाइड्रोजीन से बना देते हैं हाइड्राजोन। सेकंड स्टेप में रिएक्शन करा देते हैं अपने KOH साहब से जो कि एक बेस है, इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड वील गेट मिथिलीन ग्रुप और NH2। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख दिएगा किसका दे दिएगा, प्रोपेनॉन का ही दे दिएगा। इसकी वॉल्फ किश्नर करा दिएगा, फर्स्ट स्टेप में ये बना दिएगा। क्या बना दे सर, कुछ बताइए तो। हाँ ये बना देना भाई फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में KOH वगैरह से रिएक्शन करा के आप बना दिएगा भाई, ये बन गया हमारा प्रोपेन और नाइट्रोजन भी निकाल दिएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट अबाउट वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन, रिडक्शन है जो कि किसी कार्बोनाइल ग्रुप्स की, एल्डिहाइड चाहे कीटोन। अब हमें पेयर करना है किसको, प्रोपेनॉन को, बाय यूजिंग इथेनॉइल क्लोराइड एंड डाइमिथाइल कैडमियम। डाइमिथाइल मतलब दो मिथाइल ग्रुप, कैडमियम मतलब CD। तो सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पर हमारी बुक में ही दे रखी है। तो ये क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड के 2 मोल लगेंगे, डाइमिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्शन होगा। क्या होता है, Cl हटेगा, इसका एक CH3 यहाँ लग जाएगा, तो Cl की जगह लगा देना है CH3। तो अगर मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे तरीके से बनाने की करूँ कोशिश, तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर द पेन। ये है मेरे पास इथेनॉइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ CH3 से। तो क्या होगा, CH3 लग जाएगा, बन गया क्या, प्रोपेनॉन, जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं। प्लस साथ में कैडमियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ भी 2 मोल लगेंगे और 2 मोल ही बनेंगे। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वर्नर्स पॉस्टुलेट की। तो ये बहुत ज्यादा बार बात कर रखी है, अगेन काफी बार क्वेश्चन पेपर में आया है, तो हो सकता है आपके पेपर में भी आने की चांसेस है। तो क्या होता है, वे बोलते हैं सबसे पहले कि भाई मेटल सॉल्ट्स में जैसा होता है नॉर्मली कि एक ही वैलेंसी होती है, जैसे NaCl में Na पॉजिटिव होती है, मतलब 1 वैलेंसी होती है। कॉम्प्लेक्स इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 2 तरीके की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, मतलब आप उसको ब्रेक करेंगे तो वो पानी में टूट जाएगी और आपको पता लग जाएगा क्या है उसकी वैलेंसी। सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था जो आयनाइजेबल स्फीयर है, मतलब बेसिकली जहां पर आयनाइजेशन हो सकती है, ये Cl आयनाइज हो सकता है तो इसको बोलेंगे आयनाइजेबल Cl। तो यहाँ पे क्या होता है, विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल। तो प्राइमरी वैलेंसी को जो मेजरली सेटिस्फाई करते हैं वो कौन करता है, बेसिकली जो बाहर हमारे पास होते हैं, बाहर कौन होते हैं, एनाइंस जो होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी एनाइन ही करेंगे ऑब्वियसली जनरली जो है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी सिंपली द ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी को आप बोल सकते हैं कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमारी नॉन आयनाइजेबल होती है, दैट इज सिंपली द कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड्स ने लोन पेयर डोनेट करा है या फिर कितने लोन पेयर डोनेटेड हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। वो कौन करता है, वो क्या तो एनायन करेगा या फिर कोई न्यूट्रल एटम भी करेगा। देन फोर्थ तक के जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं भाई, वो कुछ फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट दिखाती हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड, जैसे कि टेट्राहेड्रल, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, जैसे कि स्क्वायर प्लेनर। तो 2 स्फीयर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द कॉम्प्लेक्स शोन है। तो एक ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, जिसको सेकेंडरी स्फीयर बोल रहे हैं, और ये प्राइमरी स्फीयर, तो यहाँ पे जो है आयनिक अट्रैक्शन होती है। तो ये अच्छा, एक चीज और, राइट द नेम ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड, दैट इज EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ये है एक हेक्साडेंटेट लिगेंड। मतलब सर ये हेक्साडेंटेट का मतलब है कि ये 4 नहीं, 4 नहीं, हेक्सा का मतलब 6 होता है, कि ये सर 6 लोन पे डोनेट कर सकता है। आगे बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो भाई कुछ नहीं होती है, सिंपल एक अरेंजमेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन कि भाई उनकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लिथियम सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑन दी अदर हैंड लिथियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देन नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्पीशीज जो लेफ्ट साइड होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, एंड सो ऑन। ये आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, लार्जर ई नॉट वैल्यू ग्रेटर इज ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। सो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही अच्छा होगा जिसकी हमारी ई नॉट वैल्यू या SRP वैल्यू ज्यादा होगी, जो जनरली पॉजिटिव होती है।
और वेयर एज अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की जिसकी भी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होती है, जिसकी भी मतलब SRP नेगेटिव, वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे कि लिथियम। लिथियम की हम देखें ई नॉट वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट स्टेप में रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 से रिएक्शन कराने कुछ नहीं, ये हमारा बन जाएगा PBr3 हो जाता है बेसिकली, और यहाँ पे हम लगा देंगे Br। नेक्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं KCN तो CN लगा दीजिए। नेक्स्ट क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं तो भाई अमाइन बना दीजिए, बन गया हमारा, बन गया प्रोडक्ट। इसको आप ओपन करके आराम से बना लीजिए, बनाते रहिएगा। तो ABC निकल गए। रीराइट करनी है केमिकल रिएक्शन तो आप पेपर में लिख देगा, अभी लिख के क्या करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा और क्या होगा। डिफाइन करना है हमें एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉ और थ्योरी, तो भाई उन्होंने सिंपल बोला था एसिड वो स्पीशी है जो H+ डोनेट कर दे, बेस वो स्पीशी है जो उसी H+ को एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि HCl और NH3 की रिएक्शन कराई, NH3 के पास लोन पेयर था, उसने एक्सेप्ट कर लिया है H+। वैसे उन्होंने लोन पेयर का कोई जिक्र नहीं करा था, बस उन्होंने कहा भाई अमोनिया ने H+ एक्सेप्ट कर लिया, क्यों करा वो सब उन्होंने बात नहीं करी, वो हमने लुईस की थ्योरी में देखा था। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया लोन पेयर, तो ये बन गया एसिड। इसने लूज कर दिया H+, तो HCl बन गया क्या, बेस। अब ऑन दी अदर एंड क्या मैं Cl नेगेटिव को H+ दे सकता हूँ, हाँ सर देख सकते हैं। क्या ये दोबारा HCl बन जाएगा, तो इन्होंने बोला भाई ये भी क्या है, बेस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है H+। तो बेसिकली हम इसको कॉन्जुगेट बेस तो बोलते हैं, HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव है, तो वही इन्होंने बात कर दी। सिमिलरली NH4 पॉजिटिव क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, किसका कॉन्जुगेट, जिसका बेस है NH3, तो वही अगर यहाँ पे H+ हटा दें तो ये NH3 बन जाएगा। So NH3 and Cl negative are proton acceptor and act as bases. Further, it follows that the product of the Bronsted Lowry acid base reactions are acid bases. Next, we have to derive relation between pH and pOH. तो पता करते हैं सबसे पहले Kw हमारे पास इक्वल होता है H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, और एट 25 डिग्री, हाँ 25 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। तो अभी यहाँ पर लॉग लीजिए तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 वाला ले रहा हूँ मैं, Kw इज इक्वल टू लॉग H+ इंटू OH नेगेटिव, और यहाँ पे log M इंटू N की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो log M प्लस log N हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगाते इसमें, बट जल्दी जल्दी करते हैं। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव कर रहा हूँ सबका, तो माइनस लॉग Kw क्या इक्वल हो जाएगा, माइनस लॉग H+ के, हाँ सर क्या इक्वल हो जाएगा, माइनस नहीं, माइनस ही करूँ, नहीं सर प्लस कर लिया तो प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट में करता हूँ माइनस लॉग OH नेगेटिव के, हाँ सर सही लिखा है, यस सर बिल्कुल सही लिखा। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया इतना। नाउ हमें पता है Kw की वैल्यू क्या है 10⁻⁻14, तो इसको बेसिकली मैं लिख सकता हूँ PKW। ये किसके इक्वल हो गया, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन पीएच के, और माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन किसके इक्वल हो गया, पीएच के। अब PKW की वैल्यू निकाल लिया भाई, माइनस लॉग KW मतलब माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻14, -14 यहाँ पे पीछे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 14। तो यहाँ पे 14 आ गया, तो 14 किसके इक्वल है, PH प्लस POH के। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, हाँ रिलेशन हो गया डिराइव, ठीक है तो हो गया काम बस। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो कि है इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। प्रिपरेशन करनी है किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की फ्रॉम क्रोमाइट और। सो क्रोमाइट और इज सिंपल FeOCr2O3। तो आयरन ऑक्साइड डॉट Cr2O3 होती है, क्या करते हैं हम इसको हीट करते हैं विद एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के साथ, एंड क्या ऐड करते हैं, फ्लक्स ऑफ लाइम इन एयर ऐड करते हैं एक रिवर बेटरी फर्नेस में। तो सबसे पहले आप सभी की आंखों के सामने ये रिएक्शन है, 4 FeO.Cr2O3 रिएक्ट कर रही है 8 सोडियम कार्बोनेट से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड वी विल गेट सोडियम क्रोमेट प्लस Fe2O3 यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। नाउ दिस सोडियम कार्बोनेट जो बना है, सोडियम क्रोमेट जो बना है, ये क्या करता है, इज देन एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमें पता है यहाँ पर CrO4 नेगेटिव आयन है, ये है, और ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं एक दूसरे में, किसमें, Cr2O7 2 नेगेटिव। कब होता है, अगर मैंने H+ डाला तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अगर मैंने OH नेगेटिव डाला तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो यहीं पर सिंपल यही काम करना है भाई, Na2CrO4 को रिएक्ट कराना है H+ से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड गई मतलब डाइक्रोमेट आयन बन गया और Na2Cr2O7 बन जाएगा। देन क्या करते हैं हम, देन हम एडिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड करते हैं, सिंपल कुछ नहीं है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, KCl से रिएक्शन कराई, ये क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव इधर आ जाएगा और ये NaCl बना लेगा। ऐसा क्यों कराते हैं, क्योंकि Na2Cr2O3 जो होता है ना, वो काफी ज्यादा वाटर सोल्यूबल होता है। ये क्या है, वाटर सोल्यूबल। तो अगर वाटर सोल्यूबल है तो सर परेशानी क्या है, परेशानी ये है भाई इसको अलग से नहीं उठा सकते ना। आपने ये कर ली रिएक्शन, आप देखेंगे यार ये तो एक्वा सोल्यूशन मिला है, बट K2Cr2O7 की बात करें तो ये क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर है, तो क्या बना लेगा ये,
प्रेसिपिटेट बना लेगा, इसके क्रिस्टल्स आपको प्यारे से नीचे दिख जाएंगे। तो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल जैसे ही आप KCl डालेंगे Na2Cr2O7 में, तो आपको इसके प्यारे से क्रिस्टल दिख जाएंगे जो कि इनसॉल्यूबल होंगे वाटर में। तो रेड ऑरेंज क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे और आप आराम से उसको हाथ से भी उठा सकते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन से बाकी आप आराम से उसको निकाल लेंगे ड्यू टू इट्स इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो दैट्स वाई हम यूज भी करते हैं K2Cr2O7 का काफी ज्यादा। तो दिस इज आवर प्रिपरेशन। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सेक्शन और इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो हमें पता है जब भी ऐसी कोई कन्वर्जन आए किसकी मदद लेनी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। क्या करता है यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव रिएक्शंस कर रखी हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हम देख चुके हैं अपनी इन्हीं वीडियोस में। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ डेल पॉजिटिव यहाँ डेल नेगेटिव, इधर आता है डेल नेगेटिव इधर आता है डेल पॉजिटिव, तो ये अटैक कर देगा यहाँ, ये अटैक कर देगा यहाँ, फिर हम पानी डालेंगे सेकेंड स्टेप में, तो हमें जो है अपना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल जाएगा। सेकंड बात करें, क्यूमीन से बना रहे हैं हम फिनॉल, तो ये है हमारी रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में एयर से रिएक्शन कराएंगे। क्या होता है, ये जो एयर है बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो इस CH बॉन्ड के बीच में आके इंसर्ट हो जाती है यहाँ पर ऐसे, तो बन गई क्या, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो क्यूरीन हाइड्रो पर ऑक्साइड के बाद क्या करेंगे, एसिड से रिएक्शन करा देंगे, बन जाएगा फिनॉल एंड एसीटोन। तो ये कन्वर्जन हो गई। थर्ड जो कन्वर्जन है दैट इज हमारी एनिसोल से फिनॉल बनाना है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एनिसोल से हमें अगर फिनॉल बनाना है, एनिसोल क्या होता है, OCH3 रिएक्शन करा दीजिए HI के साथ, आपको मिल जाएगा फिनॉल दैट इज PHOH प्लस CH3I, ये आपको मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन डू द कन्वर्जन। राइट, टू यूजेस ऑफ नियॉन, तो नियॉन के आराम से दो यूजेस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ लेजर फ्लोरेसेंट लैंप, तो नियॉन के यूजेस ही पूछे गए, एक ही नोबल गैस दिख रही है बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो देयर इज ऑल्सो ह्यूज चांस कि आपके पेपर में भी इससे आ सकते हैं। तो नियॉन के यूजेस काफी ज्यादा पूछ रहे हैं, देन यहाँ पर आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा, आपकी बुक से उठाए गए। नेक्स्ट बात करें, डिफाइन करनी है हमें इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कुछ नहीं होता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी भी चीज के अमाउंट पर डिपेंड करती है। अमाउंट मतलब कितना उसका अमाउंट है। जैसे मैंने चीनी ली एक छोटे स्पून में, उसका कुछ मास होगा या उसका कुछ अमाउंट पता होगा। एक चीनी ली मैंने बड़े स्पून में, तो क्या जो चीज है, जो अमाउंट है, बेसिकली क्या उसका जो मास है, क्या वो अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। छोटे चमचे में कम चीनी होगी, कम मास होगा। बड़े चमचे में ज्यादा अमाउंट चीनी होगी तो ज्यादा मास होगा। तो मास क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली वॉल्यूम भी हो गई, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सारी की सारी हमारी हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव क्या होती है, जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, आप लीजिए थोड़ी सी आइस, 1 ग्राम आइस या 100 ग्राम आइस, 0 डिग्री पर ही मेल्ट होगी। वाटर लीजिए 1 ml, 100 ml, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, बॉयल कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वी हैव टू टेल आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है, बार मतलब प्रेशर की यूनिट, तो प्रेशर की यूनिट मतलब आइसो मतलब सेम, सेम बार मतलब सेम प्रेशर, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें डेल्टा P इक्वल टू 0 होता है, मतलब चेंज इन प्रेशर नहीं होता। एडियाबैटिक, जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो Q इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। तो एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती, जो हमारा एक्सचेंज है हीट का वो कुछ भी नहीं देखने को मिलता। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट बात करनी है एंजाइम्स की। एंजाइम क्या होता है, सिंपल भाई, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम्स कुछ नहीं होते भाई, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। क्या करते हैं, दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम बात करें अपने डाइजेशन में भी, तो डाइजेशन में ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में। तो ये सारे हमारे एंजाइम्स होते हैं, और बाकी आप बुक से अपनी रीड कर लेंगे एक बार, तो वहां पर भी लिखे होंगे एंजाइम्स क्या। नेक्स्ट वी हैव टू टेल द एटॉमिक नंबर्स ऑफ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, 92 से आगे वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम, बाद में यूरेनियम के। तो 93 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे हो जाते हैं क्या, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, जिसको पोस्ट एक्टिनॉइड भी लिखा गया है। बस पोस्ट एक्टिनॉइड, ट्रांस यूरेनियम जो है एक्टिनॉइड में भी इंक्लूड होते हैं। तो एलिमेंट यहाँ पे 93 से 103 तक तो एक्टिनॉइड में ही होते हैं, और 104 से 118 पोस्ट एक्टिनॉइड में होते हैं, बट दे ऑल आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। देन ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एंजाइम्स का भी कटआउट लगा हुआ है। क्या होता है कि दीज आर, और एंजाइम जो है किसी भी ऑप्टिमम पीएच पर वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी पीएच पर कभी भी आप पीएच बढ़ा दो, हटा, नहीं, उनकी एक ऑप्टिमम पीएच होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि इससे ज्यादा करोगे टेम्परेचर काम नहीं करेंगे, इससे कम करोगे काम नहीं करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम जो होते हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर के होते हैं। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर अगर खराब हो गया,
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोटीन के बॉन्ड्स में ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेक वगैरह, हाँ तो सर एंजाइम भी खराब होगा, सो दैट्स वाई। तो यहाँ पे इंसुलिन देख सकते हैं कि एंजाइम है जो पेंक्रियास सिक्रेट करती है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि जब किसी को शुगर लेवल की प्रॉब्लम आती है तो इंसुलिन चढ़ रहा है और, तो ये सारी चीजें यहीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमें प्रिडिक्ट करना है क्यूब लैटिस के कौन सा क्यूब लैटिस है, एफसीसी है, बीसीसी है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। डेंसिटी दे रखी है 6.25 ग्राम पर एमएल, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास कितना है 60 इनटू एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पता क्योंकि हमें लैटिस ही नहीं पता कौन सा है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ए क्या है एच लेंथ का क्यूब, मतलब दैट इज इसका क्यूब 400 पिकोमीटर का क्यूब। तो जब आप इसको सेंटीमीटर वगैरह में आराम से कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 64 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो आप जब कैंसिलेशन वगैरह करेंगे तो एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। तो एन की वैल्यू 4 कब होती है, जब हमारा क्या हो लैटिस एफसीसी। तो एफसीसी अगर है हमारा क्यूब, तो प्रेडिक्ट कर दिया हमने कि एफसीसी लैटिस होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं टोटल 4। तो एक यूनिट सेल में अगर 4 पार्टिकल्स है इफेक्टिवली तो वो हमारा होता है एफसीसी। नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन नैनो साइंस क्या है, सिंपल भाई एक स्टडी है किसकी, स्टडी ऑफ फिनोमिना मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स एट एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर स्केल्स वेयर प्रॉपर्टीज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज एट अ लार्ज स्केल। नैनो का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा छोटे लेवल पर। कहां पर बात हो रही है, मटेरियल्स एट एटॉमिक लेवल पर बात हो रही है, एटॉमिक लेवल पर स्टडी कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हल्का सा भी प्रॉपर्टी में जो है वो बहुत ज्यादा चेंज दिख सकता है, हल्का सा भी किसी चीज में चेंज आया तो बहुत बड़ा स्केल पर चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन बतानी है, प्रिपरेशन ऑफ पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। तो अक्राइलोनाइट्राइल लेते हैं, इसमें क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसमें क्या करते हैं पेरोक्साइड पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर, वैसे ही आगे आ जाते हैं कि भाई और लोग आ जाओ आप हमारे साथ बॉन्ड बना लीजिए, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो पॉली अक्राइलोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ अक्राइलोनाइट्राइल बाय यूजिंग पेरोक्साइड इनिशिएटर, कोई भी पेरोक्साइड इनिशिएटर ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट। अच्छा, तो एक रिएक्शन है, इसको लिख देता हूं मैं, रिएक्टेंट इज गिविंग मी प्रोडक्ट इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पर, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट की, सर पूरी होगी, कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा, सर प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। एट टी इज इक्वल टू टी पर मुझे बताइए प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, सर आप बात कर रहे हैं क्योंकि हाफ लाइफ की, मतलब रिएक्शन आधी हो गई, रिएक्शन आधी होने का मतलब ये जितनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की उसकी हाफ हो गई, यही तो मतलब वो हाफ लाइफ का। हाँ सर बिल्कुल सही बोला। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला, तो के टी हमें पता है किसके इक्वल है 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो ए टी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, एट टाइम टी जो भी होगा। अब इस केस में के टी क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए अपॉन टू। तो ए से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हम देखेंगे तो के इंटू टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 और लॉग क्या आ रहा है 2, लॉग 2 क्या होता है हमारे पास 0.3 अप्रोक्सीमेटली, तो टी हाफ हमारे पास इक्वल होता है 0.693 बाय के। तो ये हमारा रिलेशन बन गया है बिटवीन टी हाफ एंड क्या होता है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव टू राइट द नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एक्यूमुलेटर। तो यही हमारी रिएक्शन होती है डिस्चार्जिंग के थ्रू। तो ये आप सभी लोग रिएक्शन देख सकते हैं, H2SO4 वगैरह जो है वो कंज्यूम हो जाता है, PbSO4 होता है, और अगर आपको चार्जिंग लिखनी है तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया। नेक्स्ट परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना, इसकी हमने बात करी थी, सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर से हमने ये और थायोसल्फ्यूरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर देख लिया था। तो क्या होता है, बस एक OH बॉन्ड में आप परऑक्साइड लिंकेज लगा दीजिए, ये जो होगा OH, यहाँ पर बस एक परऑक्साइड लिंकेज होगा, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने एंड ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है। तो आइए करते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास निकल Cl4 2 नेगेटिव। तो निकल जो है यहाँ पर क्या है +2 में। तो सबसे पहले निकल जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन, और क्या होती है बताइए 28 होता है ना इसका अटोमिक नंबर, 4 3d8 4s2। तो निकल 2+ में क्या हो जाएगा, आर्गन विल रिमेन एज इट इज, और ये हो जाएगा 3d8। तो अब इसका मैं बना लेता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम। तो 1 2 3 4, तो क्या है यहाँ पर क्लोरीन है, Cl क्या है लिगेंड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अब नॉर्मल फिलिंग करते हैं, अभी लिगेंड की बात ही नहीं करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दी, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब आएगा Cl क्या है लिगेंड, कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है क्या पेयरिंग होगी, द आंसर इज नो पेयरिंग।
किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की सर। और किसकी कराएंगे पेयर यहाँ पे? और किसी की थोड़ी करा सकते हैं पेयर, बिल्कुल सही बात है। तो इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे 4 Cl है तो आगे 4s0 खाली पड़ा होगा, यस सर। क्या 4p भी खाली पड़ा होगा? यस सर। तो 4p0 लिखिए, क्या 4p3 लिखें? बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर अब क्या होगा? जो Cl नेगेटिव आएगा अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, दूसरा Cl नेगेटिव आएगा वो यहाँ डोनेट करेगा, तीसरा आएगा वो यहाँ डोनेट करेगा, चौथा आएगा वो यहाँ डोनेट करेगा। कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए? एक s, 3p, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप क्या बता देंगे हम? या ज्योमेट्री, दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है। और क्या पूछा गया? और इन्होंने पूछा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं सर? ये जो है सारे के सारे पेयर्ड हैं, ये दोनों लोग अनपेयर्ड हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या बात करनी है हमें? NiCN4 में निकालनी है। तो NiCN4 में सेम केस होगा कि निकल जो है वो 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव है। बट एक पॉइंट ये है यहाँ पर कि Cn कैसा है भाई? ये है खतरनाक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करेगा कि आओ इलेक्ट्रॉन्स की करा दें पेयरिंग। तो अगर 3d8 में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर 3d8 में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उनके 4 जोड़े बन जाएंगे, मतलब 4 पेयर्स बन जाएंगे। क्योंकि ये जो लास्ट वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे थे, इसको कहेगा तुम चलो इधर चलो साइड हो, अब तुम पेयरिंग में आ जाओ। तो ये पेयरिंग करा देगा। तो अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, शेप क्या होगा। 4p की बात करें 0, तो यहाँ पर 4s भी खाली पड़ा है, 4p भी खाली पड़ा है, तो ये आएगा ये। तो Cn नेगेटिव कहाँ आएगा? Cn कहेगा लाओ भाई एक d निकालो, एक s दो और 2 p दे दो, क्योंकि मैं हम 4 लोग यहाँ हैं तो 4 ही लोगों की दावत थी, तो 4 ही लोग हम अटेंड करें। तो क्या क्या यूज करा? एक d, एक s, 2 p। तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी dsp2। तो dsp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? द आंसर इज नो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट जल्दी से कन्वर्जन करते हैं बाकी के। क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन है, मेरे हिसाब से यहाँ मिसप्रिंटिंग हुई है, ये साइक्लोहेक्सीन होना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंटिंग हुई होगी। तो साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट करना है एडिपिक एसिड में, कुछ नहीं करिए, एसिडिफाइड हॉट एसिडिफाई के एमएनओ से रिएक्शन करा दिए, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये COH ये COH लगेगा, सिंपल सा। ठीक है। नेक्स्ट इथेन नाइट्राइल को हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। तो क्या होगा यहाँ पर? हम आई थिंक ये स्टीफन्स रिडक्शन है, हाँ इसको हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? तो इथेन नाइट्राइल है, तो ये जैसे एल्केन नाइट्राइल है, तो इथेन नाइट्राइल की अगर हम बात करें तो वो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? इथेनॉल में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे वही 2H SnCl2 HCl यूज होगा, और हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक आपका जैसा यहाँ बना हुआ है वैसे यहाँ इमीनो हाइड्रोक्लोराइड। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड देन NH डॉट HCl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन करा देंगे इसकी पानी के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा? फाइनली हमारे पास एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड यहाँ पर क्या होगा? CH3 CHO प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या बन गया? इथेनॉल हमारे पास बन गया। तो इथेनॉल की प्रिपरेशन कर ली, कन्वर्जन हो गया, सब कुछ हो गया, तो हो गया हमारे पास सब कुछ। तो यही था हमारा इस बार का, या इस बार का नहीं, ये पेपर पूरा हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था आज के लेक्चर में। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पेपर के साथ। तो रिकमेंडेशन देते रहिए और MST CET के लिए भी इंतजार करते रहिए, जरूर कॉन्टेंट कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।